प्रतीश, स्नेहा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि दीदी प्लीज एज लिमिट बता दीजिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एज लिमिट रिक्वायरमेंट है जो कि एलिजिबल हो सकते हैं बीएफए कोर्स करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि जैसे हमने सीयूटी का एग्जाम दिया या नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है उनका आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जैसे हमने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया एलयू एमजी केवीपी का या फिर जो गूगल फॉर्म आया था एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी का वो फॉर्म फिल कर लिया। एक बात याद रखिएगा, अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी का सिर्फ गूगल फॉर्म आया, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होना बाकी है, तो आप ये इस बात को ध्यान में रखना। तो इन सब चीज़ों का प्रोसीजर क्या होता है, आगे क्या करना है, फिर जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हर चीज़ का एक प्रोसीजर और एक मेथड होता है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। और एक चीज़ ये भी कि एज लिमिट क्या क्या है और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कोई एज लिमिट की डिमांड नहीं है, जो कि नॉन सीयूटी प्लस सीयूटी दोनों में आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ये भी बताऊंगी कि जब आपका प्रैक्टिकल एंट्रेंस वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है एंड व्हाट यू हैव टू डू इन कंपोजिशन एंड स्टिल लाइफ ड्राइंग सो दैट यू कैन नॉट क्रिएट अ मिस्टेक। आपको कोई गलती भी ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाए, उस चीज से भी मैं आपको बचाऊंगी कि आप कैसे कौन से मेथड का वहाँ पे यूज कर सकते हो, कौन से कलर किस में यूज कर सकते हो, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टिल लाइफ का एग्जाम नहीं लेती है। ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं, जो भी मेरे जो ऑडियंस हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी कमेंट करते हैं, मैं सबका प्यार से रिप्लाई देती हूँ, तुरंत देती हूँ रिप्लाई। ये नहीं है कि आपको पूरा 5 दिन 6 दिन लगा दूँ, ऐसे नहीं। मैं या तो एक दिन में गैप करके देती हूँ या फिर तुरंत 1 घंटे या 2-3 घंटे में रिप्लाई दे देती हूँ। इस चैनल की खासियत यही है कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है आपको कमेंट में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो अब पहले बात करते हैं एज लिमिट। व्हाट इज द एज लिमिट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एज लिमिट है जो हमें एलिजिबल बनाता है एग्जाम देने के लिए बीएफए एंट्रेंस का। 2026 की बात कर रही हूँ। तो डीयू यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट, जो कि फेमस है, टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। ये सीयूटी यूनिवर्सिटी है जो कि अंदर सीयूटी का एग्जाम पहले देना पड़ता है और आपने आई होप दिया होगा, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम भी गया होगा। तो यहाँ पे आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। सबकी खासियत बात ये है, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट चाहे वो 30 ईयर्स का हो, 35 ईयर्स का हो या फिर कितनी भी एज का हो, वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है प्रैक्टिकल के लिए। इसके बाद आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। इसका जो है गूगल फॉर्म रिलीज हुआ है अभी, विश्व जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, इस बात को याद रखना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है कोलकाता में है। सारे बच्चे आई होप फॉर्म फिल कर लिए होंगे या फिर फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो प्लीज जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सपने देखते हैं, पूरे इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं। ये जो है सीयूटी के अंतर्गत आता है, प्लस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, मैं टॉप तो नहीं कहना चाहूंगी लेकिन हाँ यहाँ पे ठीक ठाक काम चल जाता है, यानी कि आपका जो करियर है वो यहाँ पे सेट हो सकता है। तो ये भी सीयूटी के अंदर अंतर्गत आता है। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है, शांति निकेतन में भी कोई एज लिमिट नहीं है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में भी कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, जो कि ये भी दिल्ली में ही है और ये नॉन सीयूटी में आता है। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएफए के अलावा जो भी कोर्स है ना, वो सीयूटी के अंतर्गत आता है। बस ऐसे ही एक कोर्स है बीएफए जो सीयूटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम नहीं देना होता, आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने जाना पड़ता है। जिस दिन थ्योरी होता है, जिस दिन प्रैक्टिकल होता है, एक ही दिन ये दोनों होता है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी होती है, इनकी थ्योरी एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों एक ही दिन में होता है। बहुत से बच्चे मेरे इसको कमेंट करके पूछते थे कि दोनों अलग अलग होता है, दोनों का अलग अलग रेलवे का टिकट कराना पड़ेगा उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं, एक ही दिन में दोनों हो जाता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का अप्रैल में एग्जाम हो चुका है। अब जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बीएफए थ्योरी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी कराती हूँ, जो कि नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, जामिया इस्लामिया हो गया और एक सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है, जामिया में भी कोई एज लिमिट नहीं है। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है, उसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी प्लस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी प्लस असम यूनिवर्सिटी प्लस डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये जो है सीयूटी के अंतर्गत आता है। जो मैंने अभी 4 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीयूटी के अंतर्गत आते हैं। टॉप में काउंट नहीं होता, लेकिन हाँ, अच्छा कॉलेज माना जाता है और इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। अगेन, अब मैं बात करती हूँ एज लिमिट, जिसमें एज लिमिट है तो कितने एज लिमिट है, कौन से ईयर्स तक बच्चे जो है एग्जाम दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बीएफए कोर्स के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है टॉप में बीएसयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप नंबर 1 पे आता है। जो एज लिमिट लगता है, जिसका एज लिमिट 22 ईयर्स है। अगर जो कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट 22 ईयर्स प्लस जा रहा है तो ये इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप एग्जाम बाई चांस देने भी चले जाते हो प्रैक्टिकल का, वहाँ पे बैठा भी देंगे, फिर जब रिजल्ट निकल के आएगा, जब आपका फाइनल चेकआउट होगा ना, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपनी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लेना, तब फॉर्म फिल करना। जो भी यूनिवर्सिटी का आप फिल करेंगे, ये ऑल कैटेगरी के लिए 22 जो एज लिमिट है वो सारे कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल का हो या एसटी का हो या फिर ओबीसी का हो। अब बात करते हैं एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है। इसकी एज लिमिट 21 ईयर्स है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी की, ये भी बनारस में ही है। इसका एज लिमिट 22 ईयर्स है। नॉन सीयूटी में आता है ये। अब बात करते हैं एमएसयू बड़ौदा, ये भी जो है नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है। इसका एज लिमिट 23 ईयर्स है। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में है। ये भी नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है और इसका एज लिमिट 23 ईयर्स है। अब बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी, ये भी नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है। बस बीएचयू ही एक अच्छा सीयूटी यूनिवर्सिटी है जो एज लिमिट लगाता है, बाकी नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी एज लिमिट लगाते हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, एक 25 ईयर्स का एज लिमिट है। 25 ईयर्स तक एग्जाम जो कैंडिडेट हैं बच्चे दे सकते हैं, और ये नॉन सीयूटी है। इसका अलग से कोई सीयूटी का एग्जाम नहीं देना पड़ता, बस आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा थ्योरी का। और कोई कोई यूनिवर्सिटी तो ऐसी भी है जहाँ पे थ्योरी का एग्जाम होता ही नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आपका 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 सालों से ऐसा होते आ रहा है कि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम जो है थ्योरी का अलग से नहीं ले रहे हैं, बस प्रैक्टिकल का लेते हैं और क्लास 12 का मार्क्स जो है काउंट करते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है बनारस में, जो कि हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है। अब बात करते हैं कि बीएफए प्रैक्टिकल का जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको लाइफ में फेस करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो पहला आता है कि सीयूटी का थ्योरी का एग्जाम आपने दे ही दिया होगा, मई में था, 31 मई लास्ट डेट था, तो आपने दे दिया होगा। अब सेकंड पॉइंट ये हमारा कि अब प्रैक्टिकल का एग्जाम भी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, प्रैक्टिकल का एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। मेरे वीडियोस जो है कुछ इसके रिलेटेड, प्रैक्टिकल के रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जाकर सर्च करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मेरा जो है एंट्रेंस प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रिपरेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है, जो कि मैं वीडियोज में डाल चुकी हूँ। ये वाला आपने वेजिटेबल मार्केट थीम देखा होगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये कंपोजिशन का कलर है, बहुत शाइन कर रहा है। ऐसे ही जो वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं ना, वो आपका ये देखते हैं कि आपका कलर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, और वो देखते हैं कि आपका प्रपोर्शन सही है या नहीं, यानी कि आपने जो ह्यूमन का फेस बनाया है वो आपको बॉडी से मैच कर रहा है या नहीं। कोई कोई बच्चे होते हैं फेस ज्यादा बड़ा बना देते हैं और बॉडी छोटा बना देते हैं, तो सबको बराबर रखना पड़ता है प्रपोर्शन में। अब बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पे मैंने ये सब बनाया हुआ है। इसमें और भी डिटेलिंग कर सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आपके पास टाइम कम है तो जल्दी से कलर वाइट करके लगा के कंप्लीट कर सकते हैं अपना कंपोजिशन। अब मैं आपको स्टिल लाइफ का और एक और मैंने कंपोजिशन बनाया है मॉल के ऊपर, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टॉपिक जो है रिपीट होते हैं, हमेशा हर साल रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस पे भी कंपोजिशन बनाया। देखिए, जो जैसे ही मैंने आपको ये कंपोजिशन दिखाया तो आपको 3 फिगर हाईलाइट होने लग गया, चमकने लग गया। और ऐसे ही एग्जामिनर को हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो सामने 3 फिगर है वो हाईलाइट हो रहे हैं, अलग से कंट्रास्ट में नजर आ रहा है। और आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि मैंने जो यहाँ पे फिगर बनाया है वहाँ पे डार्क कलर किया है इनके कपड़ों में, और पीछे बैकग्राउंड में लाइट कलर किया, पेस्टल कलर टाइप का किया। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल। ये देखिए मैंने लीफ जो बनाया है ना दोनों बगल में, कितना अच्छा लग रहा है। नियूमी लिखा है, शेल लिखा है, ये सब मार्केट थीम का एलिमेंट है जो शो करता है कि यहाँ पे मॉल में ये लोग गए हुए हैं। अब देखिए मैं आपको स्टिल लाइफ दिखाती हूँ, मैंने आपको बनाया हुआ है, दिखा देती हूँ।
और सबसे मेन चीज़ की स्टिल लाइफ में मैंने क्रॉस हैचिंग मेथड यूज़ किया है। ये थोड़ा-सा टफ होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ शेडिंग। जब आप स्मूथ शेडिंग करने जाओगे वहाँ पे, तो पूरा रियलिस्टिक दिखाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ऐसे खींच के चले गए और आपको एग्ज़ाम वो जो है सिलेक्शन मिलने से रहा। तो पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप स्मूथ शेडिंग भी करेंगे ना, तो एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए। एकदम लगना चाहिए कि सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पेज के अंदर जो है ऑब्जेक्ट खिल के आ रहा है, वैसा बनाना पड़ेगा। और या फिर आप 45 डिग्री यूज करेंगे तो वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। जो आपको शेडिंग टेक्निक आता है वो यूज कीजिए। यहाँ पे मैं हमेशा क्रॉस हैचिंग को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट में जब या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन मिलेगा, तो उसके बाद वो आपका काम देते हैं, स्टिल लाइफ के ऊपर असाइनमेंट देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है क्रॉस हैचिंग को देते हैं। इसलिए मैं हमेशा क्रॉस हैचिंग को प्रेफरेंस देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी से सीख लूंगे तो आप लोग, तो आप भी अपनी अभी से सीखेंगे ना, तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ये देखिए, स्टिल लाइफ मैंने क्रॉस हैचिंग मेथड यूज किया, आप देखना एक बार ध्यान से। प्रपोर्शन एकदम सही है, प्रपोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पहले ही आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे प्रैक्टिकल से। ये देखिए कितना बड़ा है। टोटल जो है 3 टाइप के मेथड होते हैं शेडिंग करने का टेक्निक: 45 डिग्री, स्मूथ शेडिंग, क्रॉस हैचिंग या नॉर्मल हैचिंग। क्रॉस हैचिंग नॉर्मल हैचिंग दोनों एक ही में काउंट होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सा कर रहे हो। अगर आप स्मूथ शेडिंग कर रहे हैं तो रियलिस्टिक दिखना चाहिए। अगर आप 45 डिग्री कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उभर के आना चाहिए, वॉल्यूम नजर आना चाहिए, 3D वाला वॉल्यूम नजर आना चाहिए। क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं तो उसका लाइट टोन डार्क टोन का आपको पता रहना चाहिए, और लाइट टू डार्क में वेरिएशन में धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ये आपका मेन चीज है जो ध्यान में रखना है जब भी आप शेडिंग का टेक्निक यूज करेंगे। आपने जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम का, तो अब जो है रजिस्ट्रेशन डिलीट हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के रिलीज होने लग जाएंगे। बस एक यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिन्होंने गूगल फॉर्म रिलीज किया है, जिसका जो लास्ट डेट है वो 12 जून है। जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेंगे शांति निकेतन वाले, तो उसको भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल डेट जो है शांति निकेतन में इसका डेट आ गया है। प्रैक्टिकल डेट जो बताया गया है वो 21 जुलाई का लेके 23 जुलाई के बीच में होगा। 21 जुलाई या फिर 23 जुलाई की दोनों के बीच में होगा। शांति निकेतन की प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो अब फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारा जो है 1.5 मंथ का गैप मिल रहा है प्रिपरेशन, लगभग 45 डेज का गैप मिल रहा है कि आप आराम से अपना प्रैक्टिकल एंट्रेंस की एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जब रिलीज फॉर्म जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो आपको फिल करना है। ये तो सब नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। 6 पॉइंट ये है कि आपको टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है कंपोजिशन में प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने इसके लिए ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है अच्छे अच्छे डिटेल्स में। फिर भी आपके लिए एक मैं बता देती हूँ क्लैरिटी के लिए कि क्या क्या आप प्रैक्टिस करें डेली। तो आप डेली लाइफ के ऊपर बनाइए, रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाइए, मॉल के ऊपर बनाइए, मार्केट सीन के ऊपर बनाइए, वेजिटेबल सीन के ऊपर बनाइए, फेयर फेयर यानी कि मेला के ऊपर बनाइए। ये सब 2 टॉपिक हैं, रिपीट होते हैं हर साल। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक मैथ्स मिल जाएगा आपको और इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। अब बात आती है डेली लाइफ में जो है वो बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन, ये सब भी आता है। अब बात करते हैं स्टिल लाइफ की। स्टिल लाइफ मतलब ऑब्जेक्ट ड्राइंग की। तो यहाँ पे बीएचयू में मैं पहले आपको स्टिल लाइफ का ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टिल लाइफ पूछते ही नहीं है। तो पहला है हमारा बीएचयू, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन आती है। और अगर हम बात करें शांति निकेतन, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी सिर्फ कंपोजिशन आता है, स्टिल लाइफ नहीं आता। बीएचयू में भी नहीं आता। और अगर बात करें नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी की, तो वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्टिल लाइफ नहीं पूछते, क्योंकि 3 सालों से नहीं पूछ रहा है, ना ही थ्योरी पूछ रहा है। 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है, 3 सालों से देख रहे हो, ठीक है। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि स्टिल लाइफ ना पूछे। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल तैयारी ही ना करें। तैयारी आपको फिर भी करनी है, क्योंकि एमजी केवीपी का कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो बीएचयू और शांति निकेतन की तैयारी कर रहा है, उन्हें स्टिल लाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो एमजी केवीपी की तैयारी कर रहा है, उन्हें थोड़ा सा स्टिल लाइफ को प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, सो दैट वहाँ पे अगर बाय चांस पूछ भी लेता है तो आप बना सको। आखिरकार जब एडमिशन हो जाए तो उसके बाद तो बनाना ही है। इससे अच्छा है कि पहले ही सीख लो आप, क्योंकि वहाँ पे सिखाया नहीं जाता है। यूनिवर्सिटी में आपको ड्राइंग वगैरह नहीं सिखाएंगे आके बैठा के, वो बस बता देंगे आपकी मिस्टेक क्या है और चले जाएंगे अपना काम बता के। ये मत समझना कि यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाएगा या फिर आपको जो है करा के दिखाएंगे कि ऐसा बनाते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। अब 8 पॉइंट की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी एक बात बता दूं आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल वही होगा जिन्होंने थ्योरी का एग्जाम क्रैक किया है। यानी कि सीयूटी की यूनिवर्सिटी बात करूँ, नॉन सीयूटी में तो सब जाते हैं प्रैक्टिकल देने के लिए,
लेकिन जब सीयूईटी की बात करें तो एलिजिबल वही हो सकता है जो इन्होंने सीयूईटी का एग्जाम क्रैक किया है, थ्योरी का एग्जाम अच्छे से क्रैक किया है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया होगा, वही एलिजिबल हो पाएगा। 9 पॉइंट की बात करें तो फिर जब प्रैक्टिकल का एग्जाम जब दे देते हैं तो अगेन मेरिट लिस्ट रिलीज होता है ब्राउजर पे, या फिर आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे यूनिवर्सिटी के फॉर्म के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट निकलती है। फिर आपका टोटल एवरेज निकालते हैं, स्कोर करके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। फिर उसके बाद एडमिशन मिलने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका मैचिंग हो रहा है या नहीं, क्योंकि कोई कोई बच्चे जो है फेक डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं, जिसके कारण काउंसलिंग प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आप बाय चांस एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। वो लोग वेट नहीं करेंगे कि आप लेके आओ अलग से, इसलिए आप सारा डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करके रखना। मैंने इसके भी ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या फिर हाँ प्लेलिस्ट में बीएफए इंफॉर्मेशन में है, वहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और कुछ बच्चे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि काउंसलिंग में इंटरव्यू भी होता है, नहीं गाइस ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के टाइम पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, कोई आपसे ओरल क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आके एक टीचर आते हैं, वो आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। जो नॉर्मल कॉपीज है आपका ओरिजिनल कॉपी से मैच करेंगे, देखेंगे कि आपका ये जो है ओरिजिनल है या नहीं। हाँ, बट एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो काउंसलिंग के टाइम पे इंटरव्यू पोर्टफोलियो दोनों चेक करती है, उसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। यहाँ पे इंटरव्यू और जो है आपका पोर्टफोलियो दोनों चेक करते हैं। पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि जो बेस्ट से बेस्ट लगे, ये नहीं है कि आप कोई भी घिसी पीछे बना के लेकर चले गए आपको एडमिशन मिल जाए, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको करना पड़ेगा, मेहनत रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी मिल पाएगा। उसके बाद करते हैं जब काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका सीट अलॉट किया जाएगा, आपका नाम आएगा एडमिशन में, तो वो बोलेंगे कि आपको पेमेंट करना है और आपको डेट बता देंगे, पर्टिकुलर डेट बता देंगे कि आपको इन दोनों के बीच में करना है, वरना फिर आपका सीट चला जाएगा हाथ से, क्योंकि इसमें राउंड वगैरह चलता है ना। फर्स्ट राउंड में अगर बच्चा नहीं कोई सीट लेता है तो दूसरे राउंड वाले बच्चों को दे देते हैं, जिनके थोड़े से कम नंबर आते हैं फर्स्ट राउंड वाले बच्चों के कंपेरिजन में। उसके बाद करते हैं कि डिफरेंट फीस, हाँ ये भी आपको कुछ कैंडिडेट मेरे को कॉमेंट में पूछते हैं कि क्या क्या फीस लगता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इस यूनिवर्सिटी में कितना फीस है बीएफए कोर्स करने का, इस यूनिवर्सिटी में कितना बीएफए कोर्स का फीस है। तो आप मेरा एक बार चैनल चेकआउट करेंगे, वहाँ पे इसका भी अलग से मैंने वीडियोस बना रखा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितना फीस लगता है बीएफए कोर्स करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा कि हाँ कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हम कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं कंपोजिशन ड्राइंग में, या फिर पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यहाँ पे कोई कलर बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे पेंसिल कलर हो, वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो, कोई कलर को लेके बाउंडेशन नहीं है। कुछ कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको बता देती ट्रिक बताती हूँ। कुछ कुछ बच्चे ना ये करते हैं कि अगर उनके पास टाइम नहीं मिलता ना तो जल्दी से पेंसिल कलर चला के थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ, यानी कि उन्हें मन करता है ना कि वाटर कलर में क्या ही डिटेलिंग दे, डायरेक्ट जो है पेंसिल कलर से डिटेलिंग दे देंगे, जो बैकग्राउंड नहीं होता बैकग्राउंड में वो लोग डायरेक्ट पेंसिल कलर से डिटेलिंग देके चले जाते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना उनका काम, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। यही ट्रिक आपको भी अपनानी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाँ एक और चीज़, व्हाइट जेल पेन या फिर ब्लैक पेन या फिर मार्कर, ये सब अलाउ नहीं है। अगर आप यूज करते हैं तो फिर अगेन डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसके बाद यूज करते हैं कि आप एक ही कंपोजिशन ड्राइंग में बहुत सारे कलर मीडियम यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने वाटर कलर के ऊपर काम किया, ठीक है, अब आपको जो है एलिमेंट्स वगैरह बनाना है, बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट्स क्रिएट करना है या फिर ह्यूमन फिगर छोटे छोटे बनाने हैं, तो वहाँ पे आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हो, यानी कि आप एक कंपोजिशन में बहुत सारे कलर मीडियम यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में आप या चारकोल पेंसिल या फिर चारकोल पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक यूज करना है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या ऑप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है शेडिंग टेक्निक, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि स्मूथ शेडिंग होता है, 45 डिग्री एंगल शेडिंग होता है, क्रॉस हैचिंग होता है, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 8 दिन के अंदर या फिर 8 दिन में तो 5-6 घंटे में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो आप मेरे को कमेंट कर डाउन करके बताइएगा, और आपको कोई क्वारीज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पे अपना वर्क चेकआउट करा सकते हैं। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं आपका वर्क चेक करके बता दूंगी कि आपका वर्क में कहाँ मिस्टेक और कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।